सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं आपका एजुकेटर आशुतोष और हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12 जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, तो हम जितना इजी हो सके हम इतना इजी से बनाने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर को हम आपको एकदम टिप्स पे करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है। इसके हर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बनेंगे इस वीडियो के बाद में। हर और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे नोट्स आपके मोर देन सफिशिएंट है। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको बस और बस इसके बाद में सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। पूरा थ्योरी का क्वेश्चंस आपका मेरे नोट्स में कवर हो जाएंगे। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप खोल लीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी इन टेक्स्ट खोल लीजिए, पीवाईक्यूज खोल लीजिए, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स खोल लीजिए, सारे के सारे सवाल आपको बन जाएंगे मेरे नोट्स के थ्रू में। ठीक है। तो आप स्टे ट्यून, आप अच्छा करेंगे मेरे साथ में। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके। सो टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर में। तो हम, पहला टॉपिक है हमारा, हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पढ़ेंगे हम। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज साथ में। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का। उसके बाद हम चौथे, जो एट लास्ट हमारा है टॉपिक, वो है बैटरीज, कोरोजन एंड फ्यूल सेल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा बैटरीज, कोरोजन और फ्यूल सेल, इस पे काफी ज्यादा सवाल आने लगे हैं आजकल आपके नीट के कुछ नीट के पेपर में। ठीक है। तो इसे हम बहुत शॉर्ट वे में और कंसाइज प्रिसाइज वे में करेंगे, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपके नोट्स भी ज्यादा बड़े ना हो और आसानी से आपको लर्न हो जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो क्या क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 है ये आपका। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम क्या बोलेंगे, ये क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इन विच जो केमिकल एनर्जी है, ओके, द केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मेरा केमिकल एनर्जी है उसे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, किसके थ्रू में? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के थ्रू में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरा क्या करता है यहाँ पर? केमिकल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो मेरा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के में कन्वर्ट करे वो होता है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। और जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो होता है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ गए कि जो हमारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये काम करता है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करे उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके। सो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो हम क्यों यूज करते हैं? सबसे पहला है ये कि ये हमारे बैटरी में एज अ यूज होता है और साथ में ये इको फ्रेंडली है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इको फ्रेंडली है। उसके बाद में इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं मेरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस
and gained by other is called redox reaction। ये बात आपको पता होगी कि किसी केमिकल रिएक्शन में जहां पर इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस लॉस कर रहा है और एक सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपको एक बात समझ आ गई कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और कहीं पर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वो कहाँ पर होगा मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है। जिसके कारण से आपका एक इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, इसी के थ्रू आपका कि जो जहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है केमिकल्स में, ठीक है, इसके कारण से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही हमारा काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल से, इट कन्वर्ट टू केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या क्या है हमारे। पहला हो गया हमारा गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल, या हम इसे बोलेंगे वोल्टिक सेल। ठीक है। और इसका एक इम्प्रूवमेंट आया है जो ज्यादा बेस्ट है, गैल्वेनिक सेल का इम्प्रूवमेंट वाला, उसको हम बोलेंगे डैनियल सेल, जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, डैनियल सेल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा मैं आपको। तो दो तरीके के सेल, गैल्वेनिक सेल हो गया मेरा, दूसरा एक जो आपको मैंने बताया था क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना। तो गैल्वेनिक सेल क्या है मेरा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मेरा। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है मेरा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये मेरा क्या करेगा यहाँ पर, ये मेरा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। और ये जो एक रिएक्शन है इसका स्पॉन्टेनियस होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो मेरा डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। वैसे ही इसके केस में क्या होता है, जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मेरा कन्वर्ट होगा मेरा केमिकल एनर्जी में। ओके। और जो ये है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद में इसका डेल्टा जी की वैल्यू, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि आपका कैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका दिखता कैसा है। ठीक है, डैनियल सेल आपका दिखता कैसा है और उसमें किस तरीके के रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, ये सब के बारे में हम जानते हैं आगे। तो गैल्वेनिक सेल। ठीक है। तो मोटा मोटा हमने जो पहले पढ़ा हुआ था वही एक बार और रिपीट हो रहा है। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पहली बात। ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तीसरा आपका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि इट इज गैल्वेनिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ टू हाफ सेल्स। ये दो हाफ सेल्स के से कंपोज होता है। ठीक है, दो हाफ सेल्स, ईच हैविंग डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है मेरा, मेटल इलेक्ट्रोड एंड कंडक्टिंग वायर, ये दो चीज हो सकता है मेरा। ठीक है। सो तो दो अलग अलग मेरा हाफ सेल्स हैं, तो कहीं पर ऑक्सीडेशन होगा मेरा और कहीं पर मेरा रिडक्शन होगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन
and reduction takes place in different half cells, ठीक है, जिसके कारण से रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण से जो हमारा वहां पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वहां पर उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण बिटवीन टू हाफ सेल, हेंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसके कारण से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मेरा जनरेट होगा जिसके कारण से मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। अब जो मेरा गैल्वेनिक सेल है या मेरा डैनियल सेल है ना, वो दिखता कैसा है सबसे पहली बात। ठीक है, ये मेरा है जिंक का इलेक्ट्रोड, ये मेरा है कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का, CuSO4, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। यहाँ पर मेरा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ Zn, जिसको मैं बोलूंगा ZnSO4, ठीक है। ZnSO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन है। उसके बाद ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, आपको समझ आ गया ये क्या है। ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है कैसा है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक। अब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ से फ्लो करेगा, इसको मैं एनोड बोलूंगा और इस वाले पार्ट को मैं कैथोड बोलूंगा, ठीक है। आपने रिडॉक्स में भी ये बात पढ़ा होगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो एनोड से कैथोड मेरा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये बात पढ़ा होगा फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि जो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट जो डायरेक्शन होगा वो मेरा करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहा है तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन हुआ, करंट फ्लो, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब अब आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ आ जाएंगे कि एनोड और कैथोड में क्या क्या चीजें होती है, ये मेरे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू में। एनोड में आपका होता है LOAN, लोन, और आपका कैथोड में होता है GRCP। अब आप बोलेंगे लोन और GRCP क्या है। L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट कॉज ऑक्सीडेशन, ओके, इट हैपेंस इन एनोड एंड एनोड इज नेगेटिव। ये बात आपको समझ आ गई। हियर अगेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन done in reduction, it occur in cathode and cathode is positive। ये सबसे इजीएस्ट वे में आपका हो गया, ठीक है। तो आपका एनोड में क्या हो रहा है, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके उधर जा रहा है आपके एनोड से कैथोड में, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके एनोड में। उसके बाद में ये एनोड है, कहाँ पर ये सब हो रहा है, एनोड में हो रहा है, और ये आपका नेगेटिव होता है एनोड, ठीक है। और आपका कैथोड में वो इन द इसका अपोजिट हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, एंड इट इज पॉजिटिव, ठीक। ये आपकी बात समझ आ गई। सो जो हमारा जेड एन रॉड है, ठीक है, डिप्ड इन ZnSO4 में वो डिप्ड है, तो ये ZnSO4 सॉल्यूशन। और मेरा जो CU रॉड है वो मेरा डिप्ड है किसमें, CuSO4 सॉल्यूशन। और वो दोनों कनेक्टेड है किससे, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं अब देखता हूँ व्हाट इज वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, मेरा डैनियल सेल किस तरीके से वर्क करता है।
तो वर्किंग तो मेरा सिंपल सा ही है, उसी में ही आ जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे लोन और जीआरसीपी पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं रिएक्शन लिखूंगा। Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2CO, that is oxidation, sorry, reduction. And Zn solid gives Zn2 plus 2 electrons, that is oxidation. So मैंने आपको क्या बताया था कि एनोड में ऑक्सीडेशन के केस में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और आपके जो कैथोड के केस में रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप जो पहला रिएक्शन देख रहे हैं जो रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो CO2 प्लस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दिया, यानी कि इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से CO सॉलिड बन गया मेरा। वहीं पर ही अगर Zn जो देखूं मैं, जो कि एनोड में होता है जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया Zn2 प्लस। तो यही हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन, हम ऐसे ही लिखते हैं फॉर केस ऑफ रिडक्शन और फॉर द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये सब रिडॉक्स में भी पढ़े होंगे, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा इस बारे में। ठीक है, सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा CO इलेक्ट्रोड है, में कॉल्ड हमारा रिडक्शन हाफ सेल, इसको मैं बोलूंगा CO इलेक्ट्रोड को रिडक्शन हाफ सेल। और जो मेरा Zn का इलेक्ट्रोड है, इसे मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। के बाद आपको मोटी मोटी समझ आएगी कि कहाँ पर क्या, कौन सा रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा रिडक्शन का, ये मेरा रिएक्शन है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और जो मेरा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, उसमें लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ठीक है, अब तो जो ओवरऑल मेरा रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा, वो आपका CO2 प्लस aqueous plus Zn solid gives Cu solid plus Zn2 plus aqueous। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन बनेगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मेरे कनेक्टेड होते हैं सॉल्ट ब्रिज से, मैंने आपको ये बात बताया था। तो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? मेरा सॉल्ट ब्रिज क्या है, और मैं इसे क्यों यूज करता हूँ, ये किससे बनता है, ये क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ जानता है। सो सॉल्ट ब्रिज होता है हमारा कि इट इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब containing electrolytes like KCl, KNO3, NH4Cl mixed in some kind of gel, जैसे कि जिलेटिन स्लैश अगर अगर। ठीक है, तो KCl, KNO3, NH4Cl और आपका जो होता है क्या, ये तीन चीज हमारे मिक्स होते हैं किसी जेल के साथ में, जो जैसे कि जिलेटिन और अगर अगर होता है। ठीक है, ये एक यू शेप्ड का ग्लास ट्यूब होता है। ठीक, अब कि ये इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, मेरा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ये मेरा काम क्या करता है मेरा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये एक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। ठीक है, तीसरा, अगर सॉल्ट ब्रिज को मैं रिमूव कर दूं, सॉल्ट ब्रिज रिमूव, सो वोल्टेज जो है मेरा ड्रॉप टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दूं तो मेरा वोल्टेज जो है वो मेरा ड्रॉप होके जीरो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो चौथा पॉइंट आता है आपका, जो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है, चौथा पॉइंट ये है कि इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी ये प्रिवेंट करता है मेरा। ठीक है, ये हो गया मेरा सॉल्ट ब्रिज के बारे में। आपको समझ आ गया होगा उसका फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज किस तरीके का काम आता है, और ये होता है एक सॉल्ट ब्रिज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि when both electrolytes no, sorry when both electrodes dip इन सेम इलेक्ट्रोलाइट, अगर दोनों इलेक्ट्रोड ही मेरा सेम ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट सेम ही इलेक्ट्रोलाइट से मेरे डिप हो जाए, ठीक है, व्हेन बोथ इलेक्ट्रोड्स डिप इन सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो सच केसेस जो मेरा सॉल्ट ब्रिज है वो नॉट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जब कोई मेरा इलेक्ट्रोड जो डिप्ड है मेरा सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स में, तो उस केसेस में मेरा सॉल्ट ब्रिज को मैं नॉट रिक्वायर्ड होता है, वहां पर कोई इसका काम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं आपका कि इसका जो डैनियल सेल है उसका जो हमारा कितना वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक फैक्चुअल डाटा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1.1 वोल्ट इज जनरेटेड फ्रॉम डैनियल सेल। ये आपका एक फैक्चुअल डाटा है कि इस तरह ये 1.1 वोल्ट आपका जनरेट होता है इलेक्ट डैनियल सेल से वोल्ट, ठीक है। तो अब जब मैं व्हेन Zn2 plus and Cu2 plus concentration is 1 mole Dm-3, ठीक है, इसको अगर मैं ले लूं, ठीक है, और ये हमारा ये है, तो इस केस में ना मेरे तीन तरीके के इस कंडीशन में मेरे तीन तरीके के केसेस अराइज होते हैं, ठीक है। ये तीन तरह के कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको ये बात का समझ आए कि आप ये बात जान गए कि जो डैनियल सेल आपका 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, ठीक है, और जब आपका Zn2 प्लस और Cu2 प्लस जो है उसका कंसंट्रेशन 1 मोल के आसपास में हो जाए, तब क्या होता है, तो तीन केसेस हम करते हैं, ठीक है। और इफ एक्सटर्नल अपोजिट वोल्टेज अप्लाइड, तो ये जो मेरा डैनियल सेल है, ठीक है, इसमें अगर मैं कोई एक्सटर्नल अपोजिट वोल्टेज में डाल दूं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या तरीके की तीन तरीके के मेरे केस होंगे। सबसे पहला, व्हेन जो मेरा एक्सटर्नल वोल्टेज है वो मेरा कम रहे मेरा ई ऑफ द सेल जो कि मेरा 1.1 है। दूसरा मेरा केस आएगा कि व्हेन जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो मेरे इक्वल्स टू हो जाए मेरा ई ऑफ द सेल के, ठीक है, जो मेरे पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए। और व्हेन मेरा एक्सटर्नल ऑफ द सेल जो है वो मेरा ज़्यादा हो जाए इसके ई ऑफ द सेल के, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल से मेरा ज़्यादा हो जाए, यानी कि 1.1 से मेरा ज़्यादा हो जाए, या 1.1 से मेरा कम हो जाए, या 1.1 के मेरा बराबर हो जाए। तीन तीन केसेस में क्या क्या होता है हम जानते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल इज लेस देन ई ऑफ द सेल, ये एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ई ऑफ द सेल, ये एक्सटर्नल इज मोर देन ई ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस केसेस में क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। तो इस केस में सबसे पहले कि जब मेरा 1.1 से कम मैं अपोजिट पोटेंशियल वहां पर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा फ्लो फ्रॉम Zn रॉड टू Cu रॉड, करंट फ्लो मेरा कहाँ से होगा Cu टू Zn, और मेरा जेड जिंक जो है वो डिजॉल्व इन एनोड, और मेरा Cu डिपॉजिट इन कैथोड, ठीक है। ये जो हमारा नॉर्मल सेल चल रहा था, ठीक है, जो डैनियल सेल हमारा नॉर्मल चल रहा था जिसमें जो मेरे इलेक्ट्रॉन से Zn से Cu में जा रहे थे और मेरे करंट उसका अपोजिट हो जा रहा था, वही नॉर्मल सब कुछ चलेगा, ठीक है, अगर मेरा 1.1 से कम उसका वोल्टेज हो तो एक्सटर्नल। अब जब इसके बराबर आ गया, ठीक है, 1.1 के बराबर अगर मैं अपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज में दे रहा हूँ, तब क्या होता है, तो इस केस में हो जाता है कि मेरा जो केमिकल रिएक्शन है स्टॉप्स, मेरा केमिकल रिएक्शन इन द सेल जो हो जाता है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, ओके। और नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, ना करंट फ्लो करेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वहां पर,
ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब अगर 1.1 से अगर मैं ज़्यादा आपका एक्सटर्नल वोल्टेज दे दूँ उसमें, ठीक है, किसी एक डैनियल सेल में 1.1 से ज़्यादा अपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज दे दूँ, तब क्या होगा? रिएक्शन मेरा गेट रिवर्स्ड। अब यहाँ पर पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर अब आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो अब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा काम करेगा, पूरा हर कुछ अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जब मैं 1.1 से ज़्यादा वोल्टेज दे रहा हूँ अपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज, जो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जो डैनियल सेल है वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसके कारण उसके सारे ही सारे रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे, करंट का डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो जाएगा, पूरा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन गेट रिवर्स्ड, पोलैरिटी गेट रिवर्स्ड, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे वो बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव मेरा करेगा किससे? Cu से Zn। उसमें Zn से Cu करता था इलेक्ट्रॉन मूव, यहाँ पर Cu से Zn करेगा। तो करंट का डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? Zn टू Cu, जो कि मेरा Cu टू Zn होता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी वाले में कि जो Zn है वो मेरा डिपॉजिट होगा इन Zn इलेक्ट्रोड, और जो मेरा Cu है वो डिसॉल्व होगा इन Cu इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो ये आपका बेसिक से चीज़ें थे कि क्या किस केस में क्या क्या कम होता है, किस केस में क्या क्या ज़्यादा होती है। ओके, अब हम आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक में। अब सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू सेल। किसी सेल से रिलेटेड क्या क्या आपके टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या हमारे डेफिनेशन है जिसको आपको जानने चाहिए ताकि आपका क्वेश्चंस बने और आपसे आसानी से हर कुछ सॉल्व हो जाए। पहला आपका हो गया आपका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। दूसरा आपका आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीसरा हमारा आता है सेल पोटेंशियल। ठीक है, चौथा हमारा आता है ईएमएफ, इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स ऑफ सेल। पांचवा आता है मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन में, सेल कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। ठीक है, कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज सेल पोटेंशियल, इससे आपके भर भर के सवाल आते हैं आपकी नीट में। और इससे अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नीट में। न्यूमेरिकल इसी पार्ट से आता है हमारा, इससे पहले तो जो आता था हमारा थियोरेटिकल पार्ट ही से ही हमारा क्वेश्चन आता था। ठीक है, अब पर ये न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेरा एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में मेरा जो होता है, डेवलप होता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी कोई भी पोटेंशियल जो मेरा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप होता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली बात आपको ये बात समझ आ गई। दूसरा आता है मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक, तो ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट condition of unit concentration, that is one molarity, that is concentration of all species involved in a half cell is unity, यानी कि वन। ठीक है, एट 1 atm प्रेशर, पहली बात 1 m उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, 1 atm उसका प्रेशर होना चाहिए, एट 298 केल्विन या 25
डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस कंडीशन में, अगर ये कंडीशन है कि जब 1 मोलार 1 m उसका कंसेंट्रेशन है, 1 atm प्रेशर है और 298 केल्विन हमारा टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा वहां पर एब्जॉर्ब होगा उसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। ऑल्सो एक और बात आपको बतानी कि आईयूपीएसी की कन्वेंशन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका दूसरा नाम हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हम इसे बोलेंगे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। रिडक्शन मेरा ऑक्सीडेशन के हमेशा अपोजिट होता है, तो एज पर कन्वेंशन रिडक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको काम आएगा। ठीक है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको दूसरी बात इसको आपको ध्यान रखनी है। आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये दो बातें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब इसके बाद में हम आपका करेंगे क्या, अगला टॉपिक सेल पोटेंशियल। तीसरा है ये मेरा सेल पोटेंशियल। व्हाट इज सेल पोटेंशियल, मेरा क्या होता है हम ये जाने। सो मेरा सेल पोटेंशियल जो है वो मेरा क्या होता है हम ये जानते हैं। तो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। किसी भी दो हाफ सेल के बीच में जो भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मैं बोलूंगा सेल पोटेंशियल। ठीक है। मेजर्ड इन वोल्ट। ठीक है, इसका यूनिट हमारा वोल्ट हो जाएगा। तो ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू कैथोड पोटेंशियल, कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके सवाल बनाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ये वाली बात को भी। ठीक है। अगली चीज अगर मैं इसको और इसे समझाना चाहूँ तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर मैं से बोलूँ तो इसका बहुत सारे कन्वेंशन रहेंगे आपके। इलेक्ट्रो ऑफ द सेल इज इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया था कि कैथोड माइनस ऑफ एनोड। कैथोड तो ये जो है मेरा, ये किसका है, रिडक्शन वाला ये मेरा। ठीक है। क्या कैथोड में सो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रो ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द कैथोड और माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। तो ई नॉट मेरा क्या है, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस ये भी मेरा, इसका भी ये मेरा रिडक्शन वाला। मैंने आपको एक बात बताया था कि रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन जो है मेरा पोटेंशियल, वो मेरा इक्वल्स टू द माइनस ऑफ मेरा ऑक्सीडेशन होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, आर सी रिडक्शन ऑफ इन द कैथोड लिखूंगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ द एनोड। कैसे, अगर मैं यहाँ पर माइनस ई ओ ए लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ये आपने बात समझ गई, या अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो एक बार और मैं समझा देता हूँ कि ई नॉट ऑफ द सेल रिडक्शन माइनस, अब ये जो, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ए माइनस ऑफ ई नॉट ए ऑक्सीडेशन लिखूंगा ना मैं। ठीक है, तो ये मेरा बन के क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन माइनस प्लस ई नॉट ऑफ दिस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी मेरा ई सेल का एक तो फॉर्मूला हुआ, ये मेरा एक ई सेल का फॉर्मूला, ये मेरा एक ई सेल का फॉर्मूला। ठीक है। तीसरा मैं एक ई सेल का फॉर्मूला लिखूंगा। अब सेम कंडीशन, अब इसको भी मैं ऑक्सीडेशन के फॉर्म में डालना चाहूँ। ठीक है, ये जो मेरा ये वाला है इसको भी मैं ऑक्सीडेशन के फॉर्म में डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अब मैं वापस क्या लिखूंगा, माइनस ई ऑफ कैथोड है मेरा ऑक्सीडेशन, प्लस ई ऑफ एनोड है मेरा ऑक्सीडेशन।
ये भी मेरा एक फॉर्मूला हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले हैं मेरे, जो कि हर साल नीट में आते हैं आपके। आप इस अलग-अलग वे में इसको क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन बन जाए। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। 3 फॉर्मूलेज़ हैं आपके। ठीक है, अगला। अब अगले टॉपिक पे हम जानते हैं, आपका सेल पोटेंशियल हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, अब हम आते हैं ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? अब ईएमएफ की हम आपसे बात करते हैं। तो मेरा ईएमएफ क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ आपका, ईएमएफ का आपको मैंने फुल फॉर्म बताया था, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो व्हाट इज ईएमएफ? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, व्हेन नो करंट, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू सेल। जब कोई भी करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है मेरे सेल से, तो उस टाइम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है मेरा ईएमएफ ऑफ द सेल। ये भी सेम मेरा मेजर्ड इन वी, मेरा वोल्ट में मेजर मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला मेरा क्या होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हो गया मेरा ईएमएफ का फॉर्मूला। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई। अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ईएमएफ मेरे किस किस फैक्टर्स में डिपेंड करता है, इसे मेरे को ध्यान रखना है। किसी भी सेल का मेरा ईएमएफ मेरा किस किस फैक्टर्स में मेरा डिपेंड करता है, मुझे इस बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेरा नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन पे मेरा डिपेंड करेगा। दूसरा मेरा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पे मेरा डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट पे मेरा डिपेंड करेगा। तीसरा मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये 3 बातों पे मेरा ये एम ऑफ द सेल मेरा डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इस चीज़ों पे। तो इससे आपको यहाँ से फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आएगी। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको और आसानी से समझ आएगा चीज़ें। सेल रिप्रेजेंटेशन। एक सेल को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? तो एक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एनोड होता है, ठीक है, यहाँ पर कैथोड होता है, ये दोनों सॉल्ट ब्रिज से जुड़े रहते हैं। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर इसकी वायरिंग ऐसी होती है, ऐसे करके। ये हमारा डायग्राम है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सेल रिप्रेजेंटेशन? एनोड यहाँ लिखूंगा मैं, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड, जिसमें मेरा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस वे में मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एनोड का रिएक्शन लिखूंगा, यहाँ पर मैं कैथोड का रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखूंगा, यहाँ पर मैं रिडक्शन का रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बताता है? दिस इज माई सॉल्ट ब्रिज, दिस रिप्रेजेंट्स माई सॉल्ट ब्रिज। ये मेरे सॉल्ट ब्रिज को बताता है। हमेशा राइट हैंड साइड मेरा कैथोड रहेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड मेरा एनोड रहेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगली चीज, Cu स्लैश Cu2 प्लस Ag प्लस aqueous स्लैश Ag सॉलिड, Ag aqueous Cu सॉलिड। तो मेरे इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि सेपरेट, दिस लाइन सेपरेट मेटल फ्रॉम मेटल आयन। मेटल को मेटल आयन से मेरा सेपरेट करने के लिए इस लाइन को मैं यूज करूंगा। इस तरीके से मेरा सेल को रिप्रेजेंट करता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? एनोड है। तो एनोड में क्या होता है आपका? कभी भी एनोड में आपका होता है क्या? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला रिएक्शन जो है मेरा Cu वाला, वो मेरा एनोड पे हो रहा है ना। तो एनोड पे मेरा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड से। और आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरा ऑक्सीडेशन होता है जो कि कैथोड में होता है, तो यहाँ पर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस बात समझ आ गई कि दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज योर कैथोड। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब इसी का ई नॉट ऑफ द सेल मेरा क्या होगा, आपको मैंने क्या बताया था, कैथोड माइनस एनोड होता है मेरा। ठीक है, तो ए जी माइनस Cu2 प्लस Cu। अब यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि Cu2 प्लस Cu लिखा हूं मैं। ठीक है, तो ये किसका हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ये। ऑक्सीडेशन पोट यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ पर Cu से Cu2 प्लस बन रहा था। पर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा तो Cu2 प्लस से Cu बनेगा, है ना। तो ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आपको समझ आ गया कि Ag प्लस से Ag बना, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। Cu2 प्लस से Cu बना तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। अगर वहीं पर ही मेरा Cu से Cu2 प्लस बनता तो वो ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है आपका। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको मैं और दे देता हूँ आपको, आसान पड़े आपको, ताकि ए जी प्लस ए जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लस लिख दूंगा ना, यहाँ पर अगर मैं सी यू ले रहा हूँ, यहाँ पर Cu2 प्लस ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया अभी इस बारे में। ठीक है, आपको ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये आपका तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ना, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर नीचे चेंज कर दिया, सी यू से Cu2 प्लस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ये। तो ये हो गया आपका ये ऑफ द सेल। ठीक है, सो एक आपको मैं देना चाहता हूँ अपने तरफ से एक शॉर्ट ट्रिक, उसको आप याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये बोलता है कि लो एसआरपी मेरा एनोड बनाएगा, हाई एसआरपी मेरा कैथोड बनाएगा कभी भी। व्हाट इज एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो मेरा एनोड बनाएगा, और जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो मेरा कैथोड बनाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक। तो आप कहीं पर भी सवाल बनाए तो आपको कर समझ नहीं आ रहा है कुछ भी कि यार ये इसका इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया है, तो कौन सा मेरा एनोड होगा कौन सा मेरा कैथोड होगा ये मुझे पता ही नहीं। तो आप इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, आपसे अगर सवाल पूछें कि कुछ आपको एक वैल्यू देते मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसे टाइप के। ठीक है, मान के चलिए ये क्वेश्चन है कि आपका दिया हुआ है ई नॉट ऑफ सी थ्री प्लस से सी आर मेरा बन रहा है इज इक्वल्स टू 0.74 मेरा दिया हुआ, 74 वोल्ट मेरा दिया हुआ है। ठीक है, और मेरा ई नॉट ऑफ द एफ ई टू प्लस से मेरा एफ ई की मेरा दिया हुआ है -0.44। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी योर कैथोड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी योर एनोड। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो मैंने आपको ये बात बताया था कि एनोड जो होता है वो कौन बनाता है, लो एसआरपी वाला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। ठीक है, वो भी आपको ऊपर में भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा कम है, -0.44 कम है कि -0.74 कम है आपका, बताइए। तो -0.74 आपका कम है एज कम्पेयर टू -0.44। ठीक है, तो आपका क्या एनोड कौन बनाएगा, आपका Cr3 प्लस से Cr। ठीक है, ये आपका एनोड बनाएगा। और आपका कैथोड कौन बनाएगा, Fe2 प्लस से Fe। ठीक है, तो मेरा एनोड कौन बना रहा है यहाँ पर, Cr से Cr3 प्लस, क्योंकि ऑक्सीडेशन के फॉर्म में अब मैं इसको लिखूंगा। और मेरा कैथोड कौन बना रहा है यहाँ पर, Fe मेरा बना रहा है कैथोड। तो इससे आपको समझ आ गया। ठीक है, ये इस चीज़ का एप्लीकेशन आपको समझ आ गया, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ठीक है, अब मान के चलिए मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन का ही एक तरीके से रिएक्शन है कि ये Cr2 प्लस सॉलिड है और यहाँ पर 3Fe2 प्लस है एक्वस। ठीक है, दिस गिव्स Cr3 प्लस एक्वस प्लस 3Fe सॉलिड मेरा देगा। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन देने के बाद में हमसे सबसे पहले पूछा है फॉर्म इट्स
सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा है। सेकंड पूछा है हमसे ई नॉट ऑफ द सेल मेरा इज व्हाट। ये हमसे ये दो चीज के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है, हम बनाते हैं। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सी आर जो है सॉलिड है। यहाँ पर ये सी आर थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आपका सी आर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल सेम आपका जो पिछले में दिया हुआ था 0.74, और आपका जो एफ ई का दिया हुआ है टू प्लस से आपका एफ ई इसका दिया हुआ है -0.44। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, तो आपको ये एक रिएक्शन हो गई। और एफ ई टू प्लस से टू प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एफ ई सॉलिड बन गया मेरा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हियर, इसमें आपका हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप एनोड कैथोड भी आप पहचान जाएंगे इनसे, तो आपको समझ आएगा कि ये एनोड में आपका सी आर आएगा और आपका कैथोड में जो है आपका एफ ई आएगा। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन मेरा क्या होता था, हमें हमेशा एनोड और बाय कैथोड होता था। अब दूसरी चीज, मेरा एनोड में ऑक्सीडेशन होता था, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, यहाँ पर इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। मैं ऐसे करूंगा कि सी आर सॉलिड सी आर थ्री प्लस, जो कि मेरा ऑक्सीडेशन दर्शाता है, सॉलिड ब्रिज मेरा बीच में। अब यहाँ पर मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, एफ ई एक्वस और एफ ई सॉलिड। ये मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। दूसरा आपसे क्या पूछा था, ई नॉट ऑफ द सेल पूछा था। तो ई नॉट ऑफ द सेल मेरा कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है, कैथोड माइनस एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ही बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये मेरा कितना दिया हुआ है, 0.44 माइनस ऑफ माइनस 0.77। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया -0.44 माइनस प्लस 0.77, तो ये मेरा प्लस में आता है इसका आंसर, प्लस 0.30। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, ये आपसे सो क्वेश्चन वाला सॉल्व हो गया, आसान सा क्वेश्चन था ये, जो आपको समझ आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो ट्रिक लगा के, मेरी जो मैंने ट्रिक दिया है मैंने आपको, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना आ गया, आपको ई नॉट ऑफ द सेल आपको निकालना आ गया। ठीक है, तो अब कुछ एक चीजें हैं कि आपको एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट आता है, ई नॉट ऑफ द सेल आपने निकालना तो सीख लिया, रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिया, अ, आपने ये बात जान लिया कि किसको मैं एनोड लूंगा किसको मैं कैथोड लूंगा, ये भी बात आपने जान लिया। तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, आपका एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आपके पीवाईक्यूज में भी आया हुआ है कुछ सालों में। ठीक है, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आपका काम क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम, एक ये टॉपिक लिखते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम कुछ बातें लिखते हैं इसमें। तो सिंस हम किसी भी हाफ सेल का हम रिडक्शन पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें अगर किसी एम ऑफ द ए ऑफ द सेल का हमें पता करना है, तो हम किसी भी एक इंडिविजुअल का हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें साथ में ही पता करना पड़ेगा इस बारे में, किसी का भी हम मतलब ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल, किसी भी हाफ सेल का मैं ईएमएफ पता नहीं कर सकता। ठीक है, व्हाट इज ईएमएफ, मैं क्या बोलूंगा कि ईएमएफ इज व्हाट कैथोड माइनस एनोड, है ना। तो मैं किसी एक हाफ सेल, मान के चलिए सिर्फ वो कैथोड में ही रिएक्शन हो रहा है, एनोड में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरा ये है ही नहीं, तो मैं कहाँ से ये ऑफ द सेल ऑफ निकालूंगा, मैं यहाँ पर ईएमएफ तो मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ सिंगल हाफ सेल। ठीक है, हाफ सेल को मैं कभी भी नहीं निकाल सकता। तो इस चीज को दूर करने के लिए, इस चीज का फाइंडिंग करने के लिए मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आया। ठीक है, जो इस चीज को रेक्टिफाई करे, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेगी, ताकि मैं किसी भी एक हाफ सेल का मैं निकाल सकूं मेरा ईएमएफ कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो सिंस वी कैन नॉट कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ एनी हाफ सेल, किसी भी हाफ सेल का मैं ईएमएफ तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, यानी कि इंडिविजुअल सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, बिकॉज इट इज कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, if I don't have any anode, so I can't calculate the EMF of the cell.
ओके, बट इट कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू द SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये कैसे होता है, अब हम ये चीज देखते हैं। बिकॉज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड, ये बात आपको मैंने पहले बता दी थी। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेजर हाफ सेल पोटेंशियल, तो इस चीज को मेरे को निकालने के लिए दूसरा जो अनदर शेल, जो अनदर मेरा हाफ सेल है, ठीक है, शुड हैव जीरो वैल्यू, या मेरे मन मुताबिक वैल्यू होनी चाहिए ताकि मैं उसे पता कर लूँ। ठीक है, शुड हैव आर्बिटरी वैल्यू। ठीक है, या तो जीरो होना चाहिए या मेरी मन मुताबिक वैल्यू होनी चाहिए, मुझे जो पता रहे, ताकि मैं इससे कैलकुलेशन आराम से निकाल सकूँ। ठीक है, तो ये इट इज डन बाय असाइनिंग अ पोटेंशियल जीरो। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। ठीक है, तो SHE का है जो मेरा, इसका हाफ सेल का मेरा जो होता है, मेरे हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेरा जीरो होता है, तो इससे मैं अपना EMF निकाल सकता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जीरो होता है। तो मैं SHE को रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, रिप्रेजेंटेड एस PT सॉलिड, H2 गैस, H प्लस बस, ये हुआ मेरा उसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं इसमें, H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव 1/2 H2 गैस। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है जीरो पोटेंशियल, ये देता है मेरा एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर्स में मेरा ये जीरो पोटेंशियल देता है। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज SHE, मेरा SHE कैसे बना होता है, किस तरीके से क्या होता है, व्हाट इज SHE। तो SHE इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक से मेरा जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को मैं कोट कर देता हूँ। ठीक है, और इलेक्ट्रोड को मैं डिप कर दूंगा, इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ 1 mH प्लस आयन एंड प्योर H2 इज बबल्ड। प्योर H2 मेरा जो है वो बबल्ड हो जाता है थ्रू इट एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, इसमें मेरा इलेक्ट्रोड है वो मेरा 1 m के H प्लस सॉल्यूशन में मेरा डिप जाता है, और मैं प्योर H2 को मैं बबल कर देता हूँ एट प्रेशर में, क्या दूंगा वहां पर 1 बार प्रेशर में दूंगा। ठीक है, सो E नॉट ऑफ द सेल इज व्हाट, E नॉट ऑफ द कैथोड माइनस E नॉट ऑफ द एनोड। तो कभी भी मेरा हाइड्रोजन जो है उसको मैं एनोड के साइड में ही लूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका हो जाएगा वैल्यू जीरो, तो इसी में तो कोई नॉट ऑफ द सेल मुझे पता चल जाएगा कैथोड का। ठीक है, इससे आपको ये बात समझ आ गई। सो ऑलवेज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है में आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये बात आपको समझ आ गई है ना। नेक्स्ट पे हम आते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H से H प्लस, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड या एनोड का हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, जीरो हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए। PT सॉलिड, H2 गैस 1 बार, फिर यहाँ पर H प्लस एक्वस 1 m, सॉल्ट ब्रिज CO2 प्लस एक्वस, और आपका CO सॉलिड। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर, इस तरीके से मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, सो सो वी कैन फाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ से मैं सीयू का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से फाइंड कर लूंगा ना, क्योंकि मेरा एच का मेरा जीरो होता है, तो मैं सीयू का फाइंड कर लूंगा मेरा। ठीक है,
ये मेरा एक एग्जांपल हो गया, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर किसी भी चीज़ स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर आता है एफ। अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट है कि कब ई पॉजिटिव कब ई नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है करके। सो वी नो, हमें ये बात पता है कि ई नॉट ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मेरा जीरो होता है, ठीक है। सो इफ ई नॉट ऑफ द सेल मेरा अगर पॉजिटिव आए, ठीक है, सो मेटल जो है गेट रिड्यूस्ड मोर इजीली देन H plus ion. So we can say H2 gas reduce metal ion, ठीक है। So it is below hydrogen in electrochemical series। अगर मेरा जो ई नॉट ऑफ द सेल है वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो मेरा जो मेटल उसमें है जिसके कारण से ये ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव आ रहा है, वो मेरा इजीली रिड्यूस हो सकता है मेरे हाइड्रोजन से, ठीक है, H2 गैस में रिड्यूस हो सकता है, यानी कि वो मेरा H2 जो वो मेरा हाइड्रोजन से नीचे है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। दूसरा मेरा केस आता है कि अगर मेरा ई नॉट ऑफ द सेल केस 2, ई नॉट ऑफ द सेल मेरा नेगेटिव निकल के आता है, तो H प्लस जो है वो मेरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज करता है मेटल को, और इट इज और मेटल जो है, मेटल प्रेजेंट अबव H इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेरे, वो H के ऊपर में रहता है हमेशा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि व्हाट वी एज टेक एज स्टैंडर्ड इज आर H प्लस। इसके ऊपर वाला मेरा अगर ई नॉट मेरा नेगेटिव है तो ये मेरा ऊपर रहेगा, एंड नीचे में मेरा ई नॉट जो है वो मेरा अगर पॉजिटिव है तो ये इसके नीचे में रहेगा। ये बात आपको मोटा मोटा समझ आ गई, और इसी के हिसाब से मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनता है, जिसमें कि जो मेटल्स जो मेरे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, जो मेरे हाइड्रोजन को यहाँ पर रिड्यूस कर दे, ठीक है, वो मेरे उसके हाइड्रोजन से ऊपर रहेंगे, और जो मैं जो जिसको हाइड्रोजन रिड्यूस कर दें वो मेरे हाइड्रोजन से नीचे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक बात है, एक छोटी सी और बात हमें याद रखनी है कि सम मेटल लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। आपसे अगर सवाल पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो आप बोलेंगे प्लेटिनम या गोल्ड, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसमें एग्जाम्पलर में इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल एग्जाम्पलर में इसका असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस में ऐसा सवाल दिया हुआ है कि जो मेरा इनर्ट है इलेक्ट्रोड्स वो क्या क्या है, प्लेटिनम और गोल्ड, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो पर इसका काम क्या होता है। तो इसका काम ये होता है कि बट प्रोवाइड देयर सरफेस, ये अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं आपको फॉर ऑक्सीडेशन स्लैश रिडक्शन एंड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको इस चीज के लिए आपको काम आते हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई कि इनर्ट में जो इलेक्ट्रोड्स है वो मेरे का उसका काम क्या है, ठीक है। तो आपके एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छा सवाल है, उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा ये सवाल है इसके एक बार हम देखते हैं, तो आपसे आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट इसका कुछ छोटा सा एक्सेप्शन भी है। जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन को किसी आपके इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में देने का काम करता है, ठीक है। इट गिव्स इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन। आपका ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शन है, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इसका सवाल दिया हुआ है। तो हम एक बार देख लेते हैं वाला क्वेश्चन। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ।
सो जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है इनर्ट इलेक्ट्रोड के हिसाब से। सबसे पहली बात, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ये बात तो ठीक है। दे प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये बात बहुत सही है। दे प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बात बहुत सही है। सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन, ये बात भी सही है। तो आपका, मैंने आपको बताया था कि ये वाली बात आपकी गलत है, क्योंकि आपका जो ग्रेफाइट है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ग्रेफाइट जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कुछ सवाल हैं आपको एग्जाम्पलर के भी, आप शायद कर लें तो आप लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, आपका जो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि अब मैं कैसे कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं मेजर कर सकता हूँ। तो आपको बस ये देखना है कि आपको 1 बार देखना है, 1 एम आपको कंसंट्रेशन देखना है। तो आपको कहाँ कहाँ ये चीज दिख रहा है, आपको 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 एम, 1 एम। तो ये एक हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा एक ऑप्शन नहीं हो सकता, 1 एम, 1 एम, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये आ जाएगा कि जो आपका कॉपर का भी है, वो आपका कॉपर का भी 1 एम होना चाहिए आपका कंसंट्रेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड में हम ले रहे हैं इस चीज को, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। ये आपका अगला तो उसका सवाल है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन का आपका ये सवाल है, ये आपका हो गया। ये भी आपका आगे हम पढ़ेंगे व्हेन नो, हाँ। तो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है सेल से, ठीक है, उस टाइम में मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं क्या बोलूंगा, मेरा सेल ईएमएफ बोलूंगा। बहुत आसान सवाल देखिए। अब जो मेरे थ्योरी के, मेरे नोट्स में जितने थ्योरी लिखे हुए हैं उससे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक एक सवाल सॉल्व होंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के एक एक सवाल सॉल्व होंगे। आप किसी भी मॉड्यूल के क्वेश्चन बना लीजिए, किसी भी एआईटीएस दे दीजिए, एलन के पेपर दे दीजिए, जितने मेरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे सारे मेरे नोट से आपको मिलेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको बस एप्लीकेशन करना है फॉर्मूला का, जितने मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, जितने शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, उससे आपके बन जाएंगे सवाल। कुछ उतने बड़े सवाल नहीं आते आपके न्यूमेरिकल में, आपको सिंपल ही होंगे। पर थ्योरेटिकल में बहुत बच्चे फंसते हैं हर बार, इसलिए मैं थ्योरेटिकल आपको ऐसा चीजें दे रहा हूँ, ऐसा थ्योरी दे रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएंगे। आप खुद सामने देख रहे हैं, आपके हर एक सवाल बन रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी, ठीक है। अब ये देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बिहेव करेगा, जब ये एक्सटर्नल मेरा ई ऑफ द सेल से ज्यादा हो, 1.1 से अगर मैं ज्यादा अपने ये एक्सटर्नल दूर तब होगा मेरा, तो मेरा थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये सवाल हो गए। सो ये हो गया, हमें ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो आपको एक एक्सेप्शन के साथ में ये बात भी समझ आ गई कि इनर्ट इलेक्ट्रॉन आपको सरफेस प्रोवाइड तो करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, पर वो आपका इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसका एक्सेप्शन हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्सेप्शन में आता है आपका ग्रेफाइट, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन फॉर द रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है आपके रिएक्शन के लिए, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम बोलेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से हमारे नीट के में आपके भर भर के सवाल आए हुए हैं, मतलब कि इतने सारे सवाल आए हुए हैं नर्स्ट इक्वेशन में कि आप देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आपके, पर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपके बन भी जाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम नर्स्ट इक्वेशन को कवर करेंगे, ठीक है, उसके साथ में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। टिल देन टाटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।